हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म के लास्ट पोर्शन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, उस पर बात करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर तक बता दिया था, लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि लैक्टिक एसिड कैसे डेक्स्ट्रो और लिवो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में फिर से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को सबसे पहले अरेगो ने क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में देखा था, ठीक है ना। और इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन करते हैं बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट फ्रॉम निकोल प्रिज्मा, ठीक है, जो कि यूनिडायरेक्शनली वाइब्रेट करता है। एक प्लेन में वाइब्रेट करेगा तो वो हो जाएगा पोलर। मल्टी डायरेक्शनल जब वाइब्रेशन था तब उसको हमने कहा नॉन पोलर। और जब इसको हम ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन से पास करते हैं, व्हेन दिस plane of polarized beam of light is passed through the optical active solution, then compound rotate the light from left to right and right to left। और लेफ्ट से राइट जाएगा तो डेक्स्ट्रो, राइट से लेफ्ट आएगा तो लिवो, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये डिवाइड हुआ था डेक्स्ट्रो और लिवो दो ऑप्टिकल आइसोमर में। तो इन जनरल वे देयर आर टू टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लिवो। उसके बाद हमने बात किया ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, व्हाई अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो व्हेन कायरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, what is the chiral carbon atom? When the carbon atom is connected with four sigma bonds and all the valency are satisfied by the different types of groups, जिसकी सभी वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन एटम। उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन एटम। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ chiral carbon atom, a compound is optically active and show the optical isomerism। उसके बाद हम लोगों ने बात किया लैक्टिक एसिड में एक कायरल कार्बन है, इसके बाद ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन एटम है, फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन एटम है, और टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल कार्बन एटम है। एक और टॉपिक पे हमने बात किया था असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो जहां दो आइडेंटिकल हाफ पॉसिबल हैं वो सिमेट्रिक, और जिसमें दो आइडेंटिकल हाफ पॉसिबल नहीं है, जिसके दो बराबर आधे हिस्से नहीं किए जा सकते हैं, वो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातों पर हमने बात कर लिया था पिछले लेक्चर में। अब इसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे कंपाउंड्स, जैसे हम लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड जब टुवर्ड्स राइट रोटेट करेगा तो इसको हम कहेंगे डी लैक्टिक एसिड। और इसका दूसरा जो फॉर्मेट बनता है, दूसरा जो फॉर्मेट बनेगा लिवोलैक्टिक एसिड, वो इसका मिरर इमेज होता है। इट इज मिरर इमेज ऑफ दैट वन। तो डेक्स्ट्रो और लिवो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। डेक्स्ट्रो और लिवो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है ना। डेक्स्ट्रो और लिवो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। और जो मिरर इमेजेस होती है उनको हम कहते हैं एनांशियोमर्स। मिरर इमेजेस को क्या नाम देते हैं? एनांशियोमर्स नाम देते हैं, ठीक है। तो मिरर इमेजेस को क्या कहते हैं? एनांशियोमर्स कहते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी मिरर इमेज नहीं बन पाती है, ऑप्टिकल एक्टिव तो है बट डू नॉट फॉर्म द मिरर इमेज, उसको हम कहते हैं डायस्टीरियोसोमर। डायस्टीरियोसोमर्स कहते हैं उसको। तो अब वन बाय वन जरा कुछ टॉपिक्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा, स्पेसिफिक रोटेशन, इट इज एंगल ऑफ रोटेशन, इट इज एंगल ऑफ रोटेशन
एंगल ऑफ रोटेशन of plane of polarized light caused by a solution of concentration 1 gram per centimeter cube. 1 gram per centimeter cube. Placed in a polarimeter. कहाँ रखते हैं? Placed in a polarimeter. Polarimeter एक इंस्ट्रूमेंट होता है. Placed in a polarimeter tube of 1 decimeter length. Tube of 1 decimeter length, जिसकी लेंथ कितनी रहती है? 1 डेसीमीटर. और अल्फा निकालने का, एंगल ऑफ पोलराइजेशन और स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय एल सी, जहां पे थीटा क्या है? इज द रोटेशन ऑब्जर्व्ड बाय पोलरीमीटर. एंगल ऑफ रोटेशन कह लीजिए आप, एंगल ऑफ रोटेशन. और C इज द concentration of solution. C is the concentration of solution. और L is the length in decimeter. Length or thickness. Length in decimeter. तो L क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन और लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर. तो इट इज अबाउट द स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का फॉर्मूला केवल ध्यान रखना है. मैंने आपको बताया कि अभी इसमें बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन जितनी भी बातें हैं इंपॉर्टेंट वो सब हमको पता होनी चाहिए. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है. तो इसलिए हम लोग सभी पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं. तो थीटा इज द एंगल of rotation observed in polarimeter. C is the concentration of the solution and L is the thickness of the solution or length of solution in decimeter. ये हो गया आपका स्पेसिफिक रोटेशन. अब बात आई थी पोलारीमीटर की. तो पोलारीमीटर क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है ना. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द ऑप्टिकल एक्टिविटी. Instrument used to measure, used to study optical activity. Okay, used to study optical activity. तो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की स्टडी करते हैं. रिजोल्यूशन अगला पॉइंट आएगा. रिजोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं पृथक्करण. तो रिजोल्यूशन क्या है? The technique or the process used to separate D form and L form. The process of separating of enantiomers. The process of separation of D form and L form. D form and L form. मतलब डेक्स्ट्रो और लिवोफॉर्म को या इनांशियोमर्स कहते हैं दोनों को मिला करके. तो इनांशियोमर्स को अलग अलग करने की जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन. द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डी फॉर्म एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. तो केवल टर्म्स को ध्यान रखना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन? तो polarimeter is the instrument used to study the optical activity and resolution
is the process of separation of D form and L form. ठीक है, अब अगला पॉइंट, इन्वर्शन और रेसिमाइजेशन. इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन. इन्वर्शन और रेसिमाइजेशन. तो इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन क्या होता है? द टेक्निक और द प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट D form into L form and L form into D form. तो the process of conversion of one form into another form, one form into another form, one form into another form, वो प्रोसेस जिससे हम एक फॉर्मेट को डेक्स्ट्रो टू लीवो और लीवो टू डेक्स्ट्रो कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं इन्वर्शन और रेसिमाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इन्वर्शन और रेसिमाइजेशन. was discovered by बोल्डिंग, और इसको वॉल्डन ने डिस्कवर किया था. was discovered by बोल्डिंग. इसकी डिस्कवरी, इस फिनोमेना की डिस्कवरी वॉल्डन ने किया था. ठीक है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉल्डन. तो दिस इज अबाउट इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन. ये सब जब हम लोग ऑर्गेनिक के आगे का हिस्सा पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ये सब टर्म्स, है ना. तो इन टर्म्स को ध्यान में रखना है. तो डेक्स्ट्रो टू लीवो और लीवो टू डेक्स्ट्रो कन्वर्जन इज कॉल्ड इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन. ठीक है, और जो डीएल मिक्सचर होता है उसको रैसमिक मिक्सचर भी कहते हैं. डीएल मिक्सचर इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर. तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, रैसमिक मिक्सचर और डीएल मतलब डेक्स्ट्रोलीवो मिक्सचर भी कहते हैं इसको. डीएल मिक्सचर, है ना, डीएल मिक्सचर. तो इक्विमोलर होता है ये, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ equimolar mixture of enantiomers. Equimolar mixture of enantiomers is known as racemic mixture. तो equimolar mixture of enantiomer is known as racemic mixture. जैसे 50% D फॉर्म एंड 50% L फॉर्म है किसी कंपोजिशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैसमिक मिक्सचर कहेंगे. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर का जो मिक्सचर होता है वो रैसमिक मिक्सचर होता है. उसमें इक्विमोलर D और L फॉर्म प्रेजेंट होती है. कंटेंट इक्विमोलर D एंड L फॉर्म, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर. तो इसको डीएल मिक्सचर या रैसमिक मिक्सचर भी कहते हैं. डीएल का मतलब है डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म्स का मिक्सचर और रैसमिक मिक्सचर. ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था मीजोमर्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे. तो मीजोमर्स की जो कंडीशन बनती है वो कैसे आती है, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. तो मीजोमर्स, व्हाट इज द मीजोमर्स? अ कंपाउंड दैट कंटेन मोर देन वन कायरल कार्बन. A compound that contain more than one chiral, more than one chiral कार्बन एटम, मोर देन वन कायरल कार्बन एटम. एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम है, मोर देन one chiral carbon atom, and has plane of symmetry, and has plane of symmetry, and has plane of symmetry. Show no optical rotation. No optical rotation. No optical rotation मतलब no dextro, no levo. Show no optical
rotation, no optical rotation is called mesomer, is called mesomer। तो उसको हम कहते हैं mesomer। देखो जैसे हमारा स्ट्रक्चर जो है लैक्टिक टार्टरिक एसिड का, स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड, तो COH COH, ओके। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगी ही आएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ ऐसा फॉर्मेट भी बन जाएगा कुछ हिस्से में जो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, जैसे ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज है ना। अपर साइड एंड लोअर साइड इज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे इस हिस्से को आप मिरर के सामने रखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा, ठीक है। तो अपर साइड एंड लोअर साइड आर द मिरर इमेजेस। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और कैसी है, मिरर इमेज है। अपर साइड एंड लोअर साइड आर द मिरर इमेज। अपर साइड और लोअर साइड कैसे हैं, मिरर इमेज हैं। तो क्या आ गया यहां पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अपर साइड और लोअर साइड एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ऐसा जो हिस्सा होगा उस कंपाउंड का वो कैसा बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस पोर्शन ऑफ द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। क्योंकि इसके ऐसे हिस्से भी रहेंगे जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तभी तो ये, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये ऑब्जर्व नहीं होगी, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ हिस्सा इसका ऐसा भी, मेन पार्ट जो इसका है वो डीएल भी होता है ना, डेक्स्ट्रोली वो भी शो करता है। तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, मतलब दोनों पोर्शन ऐसे नहीं होंगे जिसकी मिरर इमेज बन जाए, आपस में दो हिस्सों की मिरर इमेज, ठीक है। तो वहां पर वो आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन जहां पर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी वो हिस्सा उसका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपको तीनों पार्ट को समझाता हूं, तब ज्यादा और अच्छे से क्लियर बात समझ में आएगी। तो देखो, जैसे हमने बात किया मेसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, टार्टरिक एसिड से स्टार्ट किया था ना। तो टार्टरिक एसिड का ये पोर्शन देखो, ओके। अब देखो उसको, ओके। तो ये कैसा है, टुवर्ड्स क्लॉकवाइज, ये भी कैसा है, टुवर्ड्स क्लॉकवाइज। तो ये कैसा हो गया इसका, डी टार्टरिक एसिड, डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड। और इन दोनों हिस्सों की, इस हिस्से की मिरर इमेज जो होगी वो बिल्कुल इस हिस्से की मिरर इमेज इसके जैसी होगी ना। तो दोनों पोर्शन इसके मिरर इमेज नहीं है आपस में। अगर दो आइडेंटिकल हाफ इसके आप बनाओगे, देखो इसको अगर यहां से मैं हाफ कर दूं तो देखो ये हिस्सा जो है, अब इसको छुपाओ, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसका OH यहां आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, दो आइडेंटिकल हाफ हो सकते हैं, बट नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस पोर्शन को आप अगर मिरर पे रखोगे तो वो ऐसा पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के जैसा हिस्सा नहीं बनाएगा, नीचे वाले पोर्शन के जैसा पार्ट जनरेट नहीं करेगा। तो ये है डी। और दूसरा हिस्सा इसका लिवो, तो लिवो की कंडीशन पर देखो ये ऐसा, ये यहां पे, और ये H इधर, और ये OH इधर, और ये H इधर, और ये COH। फिर से देखो यहां पे दोनों पोर्शन, दो आधे वाले ऊपर और अप एंड डाउन पोर्शन है, जो मैंने लाइन के ऊपर नीचे जो पोर्शन लिया है मैंने, वो लाइन लगाया है मैंने, वो कार्बन नहीं है, ध्यान रखना ना। तो ये पार्ट से डिवाइड किया है मैंने। तो डिवीजन जो पार्ट है, ये डिवीजन वाला जो पार्ट है, इसके दोनों हिस्सों का मिरर इमेज नहीं बन सकता है, ठीक है। दोनों हिस्सों का आपस में मिरर इमेज नहीं बन सकता है, ठीक। लेकिन तो ये हो जाएगा आपका रोटेशन हो गया, ये दिस इज एंड दिस इज, ओके। तो ये हो गया लिवो। अब अगर इसका ऐसा पोर्शन बनेगा टार्टरिक एसिड का जिसके आपस में दो हिस्सों की मिरर इमेज बन सकती हो, आपस में दो पार्ट की मिरर इमेज बन सकती हो, तो वहां पे क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर। ये देखिए दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी यहां पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री,
plane of symmetry is there, plane of symmetry, ओके। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई अगर दो पोर्शन में आपस में ही ऐसे कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज्यादा कायरल हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो वो पोर्शन मीजोमेरिज्म शो करेगा। तो दिस इज द मीजोमर, ये है मीजोमेरिज्म, ये डी टार्ट्रिक, एल टार्ट्रिक एंड दैट इज मीजोटार्ट्रिक। तो डी टार्ट्रिक, एल टार्ट्रिक एंड एम टार्ट्रिक, एम टार्टरिक, एम टार्ट्रिक एसिड, ओके। तो दिस इज ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर इस हिस्से को आप देखोगे तो इसका फेस इधर है, तो अगर इसका आप मिरर इमेज लोगे तो इसका फेस इधर ही आएगा, वो नीचे इस साइड थोड़ी जाएगा उसका फेस, ठीक है। ऐसे भी इसको समझना जरूरी है ना। तो कुछ चीजें जो है वो बहुत केयरफुली जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन बहुत केयरफुली इन सब चीजों को समझना पड़ता है, बहुत समय लगता है इन सब चीजों को सही से फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पोर्शन पर। तो ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जैसे हमने ज्योमेट्रिकल में बात किया था, लाइक दिस, है ना, सेम टू सेम रहता है। तो ज्योमेट्रिकल में पॉलीइंस के लिए एक बात किया था, यहां पे हमको बात करना पड़ेगा असिमेट्रिक और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो पहली बात हम लोग कर लेते हैं फॉर asymmetric molecule, asymmetric molecule मतलब जिसके दो आइडेंटिकल हाफ नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने लैक्टिक एसिड के बारे में आपको बताया, तो लैक्टिक एसिड के दो आइडेंटिकल हाफ आप कहीं से नहीं कर सकते हो, कहीं से भी दो आइडेंटिकल, ये और ये दोनों अलग अलग हिस्से हैं, आइडेंटिकल हाफ नहीं हो सकते। ग्लूकोज में नहीं हो सकता, फ्रक्टोज में नहीं हो सकता आइडेंटिकल हाफ, ठीक है। तो जिसके दो आइडेंटिकल हाफ नहीं हो सकते हैं वो कैसे हैं, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं, ओके। और यहां पे देखिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2 to the power n। और दूसरा जो फॉर्मेट बनेगा यहां पे वो रैसमिक बनेगा, रैसमिक। तो रैसमिक का फॉर्मूला होता है हमेशा हर बार a/2, ऑप्टिकल एक्टिव बाय 2, ऑप्टिकल एक्टिव बाय 2। तो a इक्वल टू 2 to the power n और रैसमिक इज a/2, रैसमिक इज a/2, ओके। अब यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ काइरल कार्बन है, नंबर ऑफ काइरल कार्बन। अब एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए स्पेशली अगर सिमेट्रिक के बारे में पूछना होगा तो एग्जांपल आपको वो देंगे, है ना। सिमेट्रिक के बारे में अगर पूछना होगा तो एग्जांपल मेंशन रहेगा, अगर नहीं मेंशन है तो हम असिमेट्रिक के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो हमने आपको बताया असिमेट्रिक मॉलिक्यूल पे 2 to the power n और रैसमिक का फॉर्मूला है, फॉर रैसमिक द फॉर्मूला इज a/2। अब देखो फिर से शुरू करते हैं। लैक्टिक एसिड कितने काइरल, 1 काइरल कार्बन, लैक्टिक एसिड में एक काइरल कार्बन एटम है। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर का नंबर हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 to the power 1, 2 to the power n था, तो n काइरल, n इज द काइरल, तो काइरल कितने हैं, 1 काइरल है, तो 2 to the power 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। रैसमिक इज व्हाट, r इक्वल टू a/2, तो a कितना है 2, तो 2/2 तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। फ्रक्टोज
फ्रक्टोज में कितने कायरल, n इक्वल टू 3 फॉर फ्रक्टोज, n इक्वल टू 3 फॉर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के लिए नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। तो H2 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power 3, तो H2 कितना आ गया 8, और रासमिक कितना आ जाएगा 8/2, 8/2 तो कितना आ गया 4 इज द रैसमिक, 4 इज द रैसमिक फॉर्मेट्स। इसके रैसमिक फॉर्मेट कितने हो जाएंगे 4 इज द रैसमिक फॉर्मेट। तो इट इज अबाउट लैक्टिक एसिड एंड फ्रक्टोज। अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। अगला एग्जांपल ग्लूकोज। अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज में n इक्वल टू 4, कायरल का नंबर है 4, तो H2 हो जाएगा 2 to the power 4, इट इज 16, और रासमिक हो जाएगा 8/2, 16/2, इट इज 8। ओके, तो इट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सीधे सीधे फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 to the power n, और रासमिक हर बार a/2 होता है। रासमिक इज ऑलवेज a/2 हर बार, किसी भी, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे असिमेट्रिक हो। तो दिस इज अबाउट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के बारे में। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में फिर आपको ध्यान रखना होगा, 2 फॉर्मूले आएंगे, इवन नंबर कायरल, इवन नंबर कायरल कार्बन, इवन नंबर कायरल कार्बन, इवन नंबर कायरल कार्बन। तो A इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power n-1, R इक्वल टू हो जाएगा a/2, और मीजोमर्स का नंबर यहां पे हो जाएगा 2 to the power n, 2 to the power n/2 -1, 2 to the power n/2 -1, मीजोमर्स इज 2 to the power n/2 -1, 2 to the power n/2 -1। तो एक एक करके सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। तो इवन नंबर कायरल, जैसे मैंने कहा टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है टार्ट्रिक एसिड, और इसके पास कुल 2 कायरल कार्बन है। इट हैज 2 कायरल कार्बन एटम, 2 कायरल कार्बन है इसके पास, देयर इज 2 कायरल। ओके, तो इवन नंबर हो गया। तो पहले इसका ऑप्टिकल फॉर, तो हम ऐसा कर लेते हैं, फॉर टार्ट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना। अगर कोई दूसरा एग्जांपल देंगे तो इवन नंबर कायरल होगा तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिमिलर फॉर्मूला फॉर इवन नंबर, सिमेट्रिक इवन नंबर। तो हम अभी बात कर रहे हैं टार्ट्रिक एसिड के बारे में। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कायरल इज देयर, तो 2 to the power 2 -1, तो 2 to the power 2 -1, तो 1 बचा, तो H2 का नंबर आ जाएगा 2, रासमिक का नंबर a/2, तो रासमिक कितने हो जाएंगे 1, और मिजोमर्स का नंबर आ जाएगा 2 to the power 2, 2 to the power 2/2, 2/2 कितना 1, 1 - 1 कितना 0, और 2 to the power 0 कितना 1। तो दिस इज अबाउट द मिजोमर्स, ये इसके मिजोमर्स का नंबर निकल गया, है ना। 1 मिजोमर इज देयर, तो 1 मिजोमर बनेगा टार्ट्रिक एसिड के अंदर। अब अगले फॉर्मेट पर हम बात करते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विथ इवन odd number of chiral, symmetric molecule with odd number of chiral carbon atom। तो अगली बात है symmetric molecule odd number chiral carbon, odd number chiral carbon, ऐसा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिसमें ऑड नंबर कायरल कार्बन एटम है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विथ ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो यहां पे ऑप्टिकल एक्टिव निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n-1 minus 2 to the power n-1 minus 2 to the power n-1/2, n-1/2, ये एक्टिव का फॉर्मूला है। और रासमिक इज ऑलवेज a/2, रासमिक में कोई चेंज नहीं है। मिजोमर्स का फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा
for there the mesomers is 2 to the power n minus 1 by 2. 2 to the power n minus 1 by 2 is the mesomers. अब मैंने आपसे कहा if 5 chiral कार्बन अगर किसी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में 5 कायरल है, 5 कायरल कार्बन एटम्स देयर, फाइंड एक्टिव एंड मेसोमर्स. तो एक्टिव निकालना है, तो 5 माइनस 1 कितना बचा 4, 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा 16, माइनस 5 माइनस 1 4, 4 बाय 2 2, 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 कितना आ गया 4. तो एक्टिव का नंबर कितना मिल जाएगा आपको 12, और रासायनिक का कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 है तो रासायनिक कितना मिल जाएगा 6, और मेसोमर्स कितने मिल जाएंगे 5 कायरल इज देयर, तो मेसोमर्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 1 बाय 2. तो 5 माइनस 1 किया तो कितना आ गया 4, 4 बाय 2 किया तो कितना आ गया 2, 2 टू द पावर 2, तो मेसोमर्स का नंबर कितना आ जाएगा 4. तो देयर आर 4 mesomers. Okay, so this is the formula applicable for calculation of number of optical active isomers. तो ये हमने उन फॉर्मूलों की बात किया जिससे हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का कैलकुलेशन कर पाते हैं. नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, तो दिस इज अबाउट calculation of number of optical active isomers in symmetric and asymmetric molecule. सिमेट्रिक एंड असमेट्रिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम के बेस पर हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स. अब एक और छोटे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे. इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हमारा लास्ट टॉपिक है. डायस्टीरियोसोमर के बारे में मैंने आपको बता दिया था. ऑप्टिकल आइसोमर्स हुज स्ट्रक्चर आर नॉट मिरर इमेज, जिसका स्ट्रक्चर आपस में मिरर इमेज नहीं है, वो है डायस्टीरियोसोमर, है ना. अब बात करते हैं आरएस नोटेशन के बारे में. आरएस नोटेशन, आरएस नोटेशन, तो वेयर इट इज लैटिन words where R stand for rectus, rectus towards right, towards right, towards right or clockwise, towards right or clockwise. और S stand for sinister, towards left, towards left means anti-clockwise, anti-clockwise, anti-clockwise. तो ये दो बातें तो पहले इसके नाम के बेस पर हो गई. इट मींस R is like dextro, R is like dextro towards right clockwise, और S is sinister towards left. It means like levo, like levo, है ना. तो this classification or this classification, RS classification or this notation कह लो आप, this notation was given by this notation was given by Chan Ingold. एंड प्रीलॉग. तो इन साइंटिस्ट ने मिलकर के ये नोटेशन आपके लिए बनाया है. ठीक है, R इज द रेक्टस एंड S इज द सिनिस्टर. तो साइंटिस्ट का नाम भी लिख लिया, चान एंड इनगोल्ड एंड प्रीलॉग प्रपोज दिस नोटेशन और RS कॉन्फ़िगरेशन. प्रपोज द RS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, है ना, where R is the rectus and S is the sinister. R is towards right and S is the towards left. अब इसको कैसे अरेंज करना है उसके बारे में बात करते हैं.
तो कुछ चीजें बेसिकली पहले लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा और आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब इस पे क्वेश्चंस आपको जरूर करना है। अगर आप इस पे क्वेश्चन नहीं करोगे अभी के अभी क्लास के साथ साथ, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यह बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है ना, तो इस पे थोड़ा सा काम जरूरी करना है। ग्रुप अटैच्ड अ काइरल कार्बन, ग्रुप अटैच्ड टू अ काइरल कार्बन, काइरल कार्बन, काइरल कार्बन पर अटैच होने वाले ग्रुप, मतलब सारी कंडीशन तो सेम टू सेम रहेगी। काइरल कार्बन चाहिए जो चारों वैलेंसी जिसकी अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, तो ग्रुप अटैच टू अ काइरल कार्बन आर गिवन प्रायोरिटी, आर गिवन प्रायोरिटी, आर गिवन प्रायोरिटी। तो उसको कैसे प्रायोरिटी देना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर गिवन प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, गिवन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेस पर प्रायोरिटी देना है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, और अगर आइसोटॉप्स हैं तो इन केस ऑफ आइसोटॉप्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम, तो कैसे प्रायोरिटी दोगे? तब उस समय एटॉमिक मास के टर्म में प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, और अगर आइसोटॉप्स हैं तो उस कंडीशन में क्या करोगे? एटॉमिक मास के बेस पर प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। इट इज अबाउट द प्रायोरिटी। तो जो ग्रुप काइरल कार्बन सेंटर पे प्रेजेंट है उसको प्रायोरिटी कैसे देना है, उसको वरीयता कैसे देना है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर देना है। और अगर वो समस्थानिक है तो कौन सा सिस्टम यूज करना है? एटॉमिक मास पर बेस प्रायोरिटी जाएगी, है ना। अब देखो एक बात और कर लेते हैं, तब उसके बाद आगे चलते हैं। लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम, लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम, न्यूनतम प्राथमिकता वाला जो परमाणु है, लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम इज सीन अवे फ्रॉम अस, इज सीन अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम अस, अगर हमसे दूर दिखाई दे रहा है, दूर जा रहा है, सीन अवे फ्रॉम अस, सीन अवे फ्रॉम अस। if the rotation of other three group और बचे हुए 3 ग्रुप, 4 ग्रुप होंगे। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला अवे है, दूर जा रहा है, और इसके बाद जो 3 हैं, जो बचे हुए 3 ग्रुप हैं, इफ द रोटेशन ऑफ अदर 3 ग्रुप, इफ द रोटेशन ऑफ अदर 3 ग्रुप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, कहां से कहां तक? हाईएस्ट टू लोवेस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, क्लॉकवाइज, मतलब हायर प्रायोरिटी वाले एटम से लोअर प्रायोरिटी वाले एटम का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है। इट इज क्लॉकवाइज, हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रायोरिटी क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज। इट इज आर, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो? इट इज आर। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एस। और अगर देखो एक ग्रुप अगर हमसे दूर जा रहा है, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला,
तो अब क्या करना है, हमको प्रायोरिटी के बेस पर देखना है। अगर रिमेनिंग ग्रुप 1 2 3 मतलब हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर तक अगर क्लॉकवाइज अरेंज है तो वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज अरेंज है तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं तो बातें आपको समझ में आएगी कि क्या सिचुएशन है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपसे कहा है कि इस पे थोड़ा काम जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, ठीक है। तो अब बात करते हैं अरेंजमेंट के बारे में। देखो, जो चीज मैंने आपको बताया अब उसको देखना है। जैसे एक पहली बात, फर्स्ट टाइम पहला काम क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, देयर इज स्ट्रक्चर, है ना, दिस इज आयोडीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज हाइड्रोजन। फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हो आप, दिस इज हाइड्रोजन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो देखो, ये दीज आर द 4 ग्रुप्स, ये 4 ग्रुप है मेरे पास। हायर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप इसमें से कौन सा है, हायर एटॉमिक नंबर इज आयोडीन। जब हायर एटॉमिक वाला ग्रुप अपर साइड पर है, व्हेन हायर एटॉमिक ग्रुप इज एट द टॉप, हायर एटॉमिक ग्रुप इज ऑन द टॉप। हायर एटॉमिक ग्रुप कहां पर है, हायर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप कहां पर है, टॉप पर है। रोटेट द आई, अपनी आंख को घुमाइए, रोटेट द आई, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेट आई, आपको क्या करना है, आई को रोटेट करना है कि वो क्लॉकवाइज। देखिए, जैसे ये 1 था, ये कैसा है, 2 है, और ये वाला ग्रुप आपका कैसा है, 3 है। 1 2 3 लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले को टच नहीं करेंगे, है ना। 1 2 3, तो 1 देखो, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1, फिर इसके बाद ये 2, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये कैसा है, देखो 1 के बाद ये 2, तो देखो ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हेन हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द टॉप, जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, टॉप पर है, तो आपको क्या करना है, अपनी आंख को घुमाना है, ठीक है। कुछ काम नहीं करना, केवल आई को रोटेट करना है, ठीक। तो इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एस कॉन्फ़िगरेशन। ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा बिकॉज द ग्रुप्स आर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि समूह जो है वो वामावर्त घूर्णन कर रहे हैं, हिंदी में बोल दिया तो, है ना, वामावर्त घूर्णन कर रहे हैं। अब देखो दूसरी बात, चेंज करते हैं। इफ द ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी ऑन द टॉप, आयोडीन, अगर ये ऐसा होता Br और ये Cl और ये H, तो देखो 1 2 एंड 3, एंड लोअर प्रायोरिटी कहां पे है, 4th, उसका कोई काम नहीं हमें, है ना। नाउ हायर प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहां पर है, टॉप पर है, तो क्या करना है, आई को रोटेट करके देखना है कि 2 और 3, 2 कहां पर है, बस केवल ये देखना है। जैसे यहां पे 2 को देखा आपने तो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे 2 को देखिए कैसा है, क्लॉकवाइज। तो दिस इज क्लॉकवाइज, कैसा है, क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, आर। नाउ इट इज आर, तो दिस इज रेक्टस एंड दिस इज सिनिस्टर। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वो एस हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो आर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन पे आपको क्या नोट करना है, क्या ध्यान रखना है, when atom or group of lowest priority at the bottom, when atom or group of lowest priority at the bottom, तब क्या काम करेंगे हम, simply rotate the eye at the bottom, simply rotate the eye, अपनी आंख को घुमाना है। जैसे यहां पे देखो, मैंने ये देखा कि फर्स्ट के बाद सेकंड किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने आंसर कर लिया एस। यहां पे देखा मैंने
फर्स्ट के बाद सेकंड कहां पर है, सेकंड प्रायोरिटी ब्रोमीन की होगी, कहां पर है, क्लॉकवाइज है, तो मैंने आंसर कर लिया आर। ठीक है, तो अगर तो क्या काम करना है, रोटेट द आई। ओके, इफ द सेकंड इज एट द एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस और क्लॉकवाइज आया तो आर। ये पहली बात। तो जब आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पर है, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी एट द बॉटम रोटेट द आई, तब आपको आंख को घुमाने से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वो जितना आसानी से मैं इस बात को कह पा रहा हूं उतने आसानी से समझ में आता नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो, समझ में आ जाए, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सर ने कह दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम लोगों को भी बहुत मुश्किल से समझ में आता था कि कब क्लॉकवाइज है और कब एंटी क्लॉकवाइज है ना। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट पर अब आपको समझ में आ गया, तो पहले सेकंड पॉइंट को लिखते हैं। व्हेन एटम ऑफ और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, केवल लोवेस्ट प्रायोरिटी को ध्यान रखना है, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी, ओके, एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी एट द टॉप, एट द टॉप, अगर गलती से वो टॉप पर है, एट द टॉप, एट द टॉप, रोटेट इंटायर मॉलिक्यूल एट 180, रोटेट इंटायर मॉलिक्यूल एट 180। तो पूरे मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, 180 पर रोटेट कर देना है, और उसके बाद फिर काम वही करना है। जब वो 180 पर रोटेट हो जाएगा तब आपको आंख को घुमा के देखना है। ठीक है, अब देखें, जैसे एक स्ट्रक्चर लिया मैंने, ओके, तो इंटायर मॉलिक्यूल को क्या करना है, दिस टाइम 180 पर घुमाना है। तो इसको 180 पे लेके जाओगे तो कहां चला जाएगा, ये अपर साइड, और ये कहां आ जाएगा 180 पे, दिस साइड। 180 मींस इधर, और ये किधर, इधर। तो अगला जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो कैसा होगा, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर 180 पर रोटेट करना, 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन। व्हेन lowest priority group is on the top, rotate the molecule at 180, मतलब ये यहां और ये यहां, ये इधर और ये इधर। ओके, now what happens, NH2 ethyl इधर, CH2 CH3 और मिथाइल इधर और H की इधर इधर, and now priority 1 2 3। ओके, देखो कैसा है, क्लॉकवाइज 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज, द सिस्टम इज आर। तभी हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा एग्जाम्पल है, वो किसका है, आर का है, इट इज आर। ओके, तो दिस इज द सेकेंड थिंग। पहली बात हो गई थी जब हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पर था या लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पर था, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम, तब हमने क्या किया, बॉटम पे था तो आंख को घुमाया, रोटेट द आई। और अगर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो टॉप पर है तो हम 180 पर रोटेट कर देंगे, 180 पर रोटेट कर देंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे। ठीक, अब थर्ड कंडीशन इज व्हाट, तो व्हाट इज द थर्ड रिक्वायर्ड कंडीशन टू ऑब्जर्व आर एंड एस, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, व्हेन एटम और ग्रुप of lowest priority at the left hand side, lowest priority are at the left hand side, are at the left hand side, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड, आर एट द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टॉप, तब क्या करना है, टॉप को टच नहीं करना है,
without changing the position of without changing the position of top without changing the position of top rotate molecule anti-clockwise rotate molecule anti-clockwise एंटी-क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन टॉप को चेंज नहीं करना है। ओके, तो देखो ये NH2, ये इसके बाद H, ये CH3 और ये एक ग्रुप लिया मैंने यहां पे COH। अब क्या काम करना है, इसको क्या काम करना है, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मींस लाइक दिस, है ना। तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां, ये कहां पहुंच जाएगा, यहां, और ये कहां आ जाएगा, इधर। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द न्यू सिचुएशन इज देयर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मींस लाइक दिस, टॉप को चेंज नहीं करना है, टॉप को चेंज नहीं करना है। ओके, तो दिस इज द प्रायोरिटी 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज। नाउ इट इज R, तब भी ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, 1 2 3 R। ओके, 1 2 3 R। तो दिस इज द थर्ड सिचुएशन। अब चौथी और आखिरी सिचुएशन क्या है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये चारों सिचुएशंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और कुछ एग्जांपल्स इस पे जरूर सॉल्व करना है। अगर आपने कर लिया एक दो एग्जांपल सही, तो समझ लीजिए ये डन हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन, फोर्थ कंडीशन, when atom or group of lowest priority, when, अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट पोजीशन के बारे में कि लास्ट पोजीशन इसकी क्या होगी, है ना। थर्ड पोजीशन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बीच में पावर कट हो गया तो लाइट चली गई, तो अब अलग से डिस्कस करना पड़ेगा इसको। तो फोर्थ पोजीशन के बारे में बात करते हैं। व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, व्हेन atom or group of lowest priority, atom or group of lowest priority is on the right hand side, is on the right hand side, मतलब right hand side इस टाइप, है ना, right hand side, without changing the position of top, without changing the position of top, तो टॉप की पोजीशन को टच नहीं करना है। without changing the position of top, rotate molecule clockwise, rotate molecule clockwise, rotate entire molecule clockwise। तो कहां पर है आपका ग्रुप जो है वो कहां पर है, राइट हैंड, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है, राइट हैंड साइड पर है, लोवेस्ट प्रायोरिटी। ओके, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका कहां है, राइट हैंड साइड पर है। तो क्या करना है, टॉप की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, डोंट टच द पोजीशन ऑफ टॉप। बाकी को क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ये ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज मतलब ये यहां आएगा और ये यहां जाएगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ ये यहां और ये यहां, ये वाला मॉलिक्यूल यहां और ये कहां जाएगा, वहां। तो ये आ गया आपका COH, ये आ गया आपका CH3 और ये आ गया आपका H। अगेन हमने 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, फिर से दिस इज R कन्फॉर्मेशन, इसको हम कहेंगे R कन्फॉर्मेशन। ओके, तो कमांडोज क्या काम करना है इसमें, इसके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं उनको जरूर सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करने से आपको इस पर आपकी पकड़ बन जाएगी, इस पर कि इसको कैसे R कह रहे हैं और कैसे S कह रहे हैं।
ओके, थैंक यू।